वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे क्षेत्र के विषय में जिसकी प्रकृति, जिसका सौंदर्य, जिसकी शांति पूरे देश को आकर्षित करती है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। अगर आपको कहीं जैव विविधता भारत में सर्वाधिक देखनी है तो उसमें से एक क्षेत्र दिखाई देगा आपको, लक्षद्वीप। यहाँ के जो लोग हैं वह शांत हैं। यहाँ के लोग जो है कि आवा भगत में भरोसा रखते हैं। आप अगर वहां पर जाएंगे तो आपको उनका आवा भगत जो है कि काफी पसंद आएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इस समय अशांत हैं, और अशांति का स्तर यह है कि यह लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो समझेंगे कि आखिर लक्षद्वीप इस समय अशांत क्यों है, यहाँ के लोग भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं, और क्यों समीक्षकों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो तनाव यहाँ पर अभी बना है, अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो ये जो तनाव है जटिल रूप धारण कर सकता है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारत का एक राज्य देखिए केरल, और केरला से थोड़ा सा पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देगी। और यह जो द्वीपों की श्रृंखला है किस सागर में है? अरेबियन सी अर्थात अरब सागर में है, और इसी द्वीप की श्रृंखला को बोला जाता है लक्षद्वीप। अभी जो लक्षद्वीप है, आपको पता है, देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की जो प्रशासनिक कार्यों का संचालन है वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते, यहाँ की विधायिका नहीं होती। पहले इस द्वीप समूह को जो है कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम परिवर्तित करके लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप का जो मलयालम और संस्कृत भाषा में अर्थ होता है वह होता 1 लाख थी। तो अब हम ये जो लक्षद्वीप है, यह जो है कि द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें 36 द्वीप महत्वपूर्ण है, और इनका टोटल जो एरिया है वो 32 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। यह जो द्वीप समूह है यह जो है कि केरला उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय है मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और पर्यटन पर अपना जीविका चलाना। द्वीप समूह जो है कि कोच्चि और जो केरल वाला क्षेत्र है, वहां से अगर आप इसकी दूरी देखेंगे तो 220 से लेकर 240 किलोमीटर का जो द्वीपीय क्षेत्र है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दूरसंचार जो सेवाएं हैं सिर्फ 2 कंपनियों एयरटेल और बीएसएनएल के द्वारा प्रदान की जाती हैं, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 70,000 है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है मलयालम और अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पर जेसेरी और तिबेही 2 बोलियां हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कहां बोली जाती है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है कि पूरी जो आबादी है वो आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के रूप में है, और इसी के कारण संपूर्ण आबादी को क्या किया गया है? अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति कोई नहीं है, लेकिन सभी लोगों को आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? परमिट लेना होगा। तो ये था लक्षद्वीप के विषय में कुछ बेसिक चीजें। अब हुआ क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर प्रशासकों के द्वारा जो है कि कार्यों का संचालन किया जाता है। तो 4 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर जो है कि शर्मा जी का निधन हो गया। इसके बाद जो है कि दमन एवं दीव तथा नागर एवं हवेली के जो प्रशासक हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इनको क्या किया गया? लक्षद्वीप का भी प्रशासक बना दिया गया। प्रशासक बनते ही इन्होंने जो निर्णय लिए उनसे क्या हुआ? तनाव बढ़ा है। यहाँ के प्रशासक सामान्यतः पहले सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, लेकिन जो प्रफुल्ल पटेल हैं वह बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और इनकी प्रधानमंत्री के साथ जो है कि काफी जो है कि निकटता मानी जाती है। यहां पर इन्होंने जैसे ही पदभार संभाला, इन्होंने नए नियम बनाने प्रारंभ किए, कई आदेश जारी किए, और यह जो नियम है, यह जो आदेश हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारी समाज, हमारी सभ्यता से बिल्कुल अलग हैं, और उनके अधिकारों में कटौती करते हैं। तो समझेंगे आखिर यहां पर क्यों जो है कि यह कंडीशन आई है। कंडीशन यह है कि सेव लक्षद्वीप फोरम के तहत यहां के लोग जो है कि कल 12 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे थे, और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोग बैठे थे। आपने सुना होगा सेव लक्षद्वीप जो है कि इस समय ट्रेंड कर रहा है। यहाँ जो लोग हैं यह कह रहे हैं LDAR एक जो है कि कानून है उसको वापस लिया जाए, और लक्षद्वीप की जो संस्कृति है उसको नष्ट करने से बचाया जाए। मैं आगे बात करूंगा इस पर LDAR आखिरी कानून
क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग समझने। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, जो कि यहाँ के इस समय प्रशासक हैं, उन्होंने कौन कौन से निर्णय लिए हैं और क्यों यहाँ के लोगों की आपत्ति है। तो इन्होंने जो पहला निर्णय लिया हुआ है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, इसको शॉर्ट में जो है कि LDAR बोला जाता है। तो इसमें शब्द क्या है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन। अब विनियमन किस पर होगा, वहां की भूमि का। तो यहां पर जो प्रशासक हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वो भूमि का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन को कैसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं वहां के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया उनका व्यवसाय क्या है, नारियल की कृषि करना। अब नारियल के खेत उन्होंने लगा रखे हैं, बागान लगा रखे हैं, और यहाँ के प्रशासक को लगता नहीं यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनने चाहिए, होटल बनने चाहिए, तो यह क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की विधायी शक्ति उन्होंने क्या कर ली, इस कानून के माध्यम से हासिल कर ली। प्रशासक का कहना है इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ पर जो है कि अच्छे निर्माण कार्य करेंगे, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जैसे मालदीव में लोग जाते हैं, लक्षद्वीप में आएंगे, और इस तरह से यहाँ पर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और उसके लिए उन्होंने कहा कि तभी संभव हो सकता है जब क्या हो कि भूमि में जो परिवर्तन है उसके लिए हमारे पास सब शक्ति हो। तो उन्होंने क्या किया, यह जो है कि कानून बनाकर शक्ति अपने हाथ में ले ली कि वहां के भूमि के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। लोगों की चिंता यह है कि भूमि जो उनका अधिकार है उनसे उनको छीन लिया जाएगा। अर्थात जैसे मान लेते हैं कोई एरिया है, वहां पे बहुत बड़ा होटल बनाना है, रिजॉर्ट्स बनाना है, तो वहां के लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। यह वहां के लोगों की चिंता है। साथ ही साथ जब उनको विस्थापित किया जाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है कृषि कार्य से लेकर अन्य कार्यों के लिए, तो उनको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि जब इस प्रकार के यहाँ पर विकास की बात, जैसा कि कहा गया है कि जैसे अन्य राज्यों में होता है, तो विकास के नाम पर सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाई जाती है वह पर्यावरण, वहां की जैव विविधता को पहुंचाई जाती है। तो उनका कहना है कि हमने इस प्रकृति के अनमोल धरोहर को बहुत बचा के रखा है। यह जो लक्षद्वीप जो एक फूलों का बागान है, नारियल का एक जो है कि खिलता हुआ एक क्षेत्र है, इसको बहुत मेहनत से हमने सींचा है, हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। अर्थात यहाँ के जो पूरा पर्यावरण है उसको हम जो है कि प्रोटेक्ट करेंगे। इनका डर यह भी है कि इससे क्या होगा कि यह जो अथॉरिटी उन्होंने प्रशासक ने ली है, इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आएंगे और क्या होगा, उनके लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, और जो यहाँ के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनका विकास प्रभावित होगा। और जब कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर अपना जो है कि क्रिया बढ़ाएगा, स्वाभाविक है जो लोग हैं, जो हाशिए के शिकार हैं, वह क्या हो जाएंगे, और वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कौन सा निर्णय लिया प्रशासक ने, उन्होंने कहा कि शराब पर बिक्री, जो यहाँ पर बिक्री होने पर जो प्रतिबंध है उसको हटाते हैं। उनका कहना है कि इससे क्या होगा, जब शराब की बिक्री आएगी होगी तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा। लोगों की चिंता यह है कि यहाँ के अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम समुदाय की है, वहां पर लोग शराब नहीं पीते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनके बीच में जो है कि ऐसी चीज को लाया जा रहा है जो उनके धर्म के बियॉन्ड है। इसके अलावा उनका कहना है कि जब शराब की बिक्री हर जगह होगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम बढ़ने के कारण यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है वह बिगड़ेगा, और सामाजिक ताना बाना अगर बिगड़ेगा तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की घटनाएं होंगी जैसा कि अन्य जो है कि टूरिस्ट प्लेस पर होती है। तो ये उनको खतरा है। इसके अलावा प्रशासक ने एक और परिवर्तन किया है। परिवर्तन ये किया है जो पंचायती व्यवस्था था, जो वहां चला आ रहा था, उसमें परिवर्तन। यहाँ की जो पंचायती व्यवस्था है वही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यहाँ के लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब उसमें उन्होंने क्या कर दिया, नियम लगा दिया कि अगर जो है कि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो वह क्या होंगे, पंचायत में अपना जो है कि वो खड़े नहीं हो सकते। इससे क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, प्रमुख नेता माने जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए जो हितैषी माने जाते हैं। उनके कई बच्चे हैं। स्वाभाविक है अगर नेताओं को ही साइड लाइन में कर दिया जाए तो बाकी जनता क्या हो जाएगी, निराधार हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पर किया गया। हालांकि प्रशासक का कहना है कि इससे क्या होगा, हम कई तरह के निर्णय ले पाएंगे और जो है कि पंचायती क्षेत्र में परिवर्तन कर पाएंगे। पंचायती व्यवस्था में इसके अलावा उन्होंने एक परिवर्तन और किया है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और मत्स्य को क्या कर दिया है, पंचायती क्षेत्र से बाहर कर उससे के संबंध
संबंध में निर्णय लेने की जो शक्ति अपने पास ले ली। अर्थात जिन क्षेत्रों पर अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पर जो निर्णय पहले यहाँ की पंचायती व्यवस्था लेती थी, उससे इलेक्ट हुए लोग लेते थे, अब उसका निर्णय कौन लेगा? यहाँ के जो है कि प्रशासक लेंगे। लोगों की चिंता है कि यहाँ से ऐसे तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी, हम पहले भी अपने जो है कि मुख्यमंत्री नहीं चुनते, विधायक नहीं चुनते, तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो है कि पूरा डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर बचा वो खत्म हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि पंचायती व्यवस्था को जो है कि हमने संवैधानिक दर्जा दिया। हमारे गांधी जी से लेकर अभी तक जितने लोग हुए वो पंचायती व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते थे, और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अलग ही किया जा रहा है। और उनके लोगों का ये भी कहना है ये सब कुछ किया जा रहा है सोच समझ के, ताकि राजनीति से कुछ लोगों को अर्थात जो कि वहां के लोग हैं उनको बाहर किया जा सके। यहाँ पर जो जन्म दर है वो पहले से कम है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भी इसका लक्ष्य नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने एक और जो है कि कानून बनाया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज और एंटी गुंडा एक्ट। अब एंटी गुंडा जैसे कि आपको पता है कि कैसा लग रहा है कि यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं होगी, तो इन लोगों का कहना है कि ये तो ऐसा कानून है जिसको वह रोलेट एक्ट के रूप में देखते हैं। आपको पता है कि गांधी जी के समय एक एक्ट लाया गया था जिसमें कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, जिसको जो है कि अंग्रेज चाहते थे पकड़ को उठाकर ले जाते थे। ठीक इसी तरह से ये जो एंटी गुंडा एक्ट है इसमें भी क्या किया गया है, ये प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को 1 साल तक ऐसे ही कैद किया जा सकता है। अब लोगों का कहना है ना तो हमारे यहाँ कोई क्राइम रेट है कि जिसकी वजह से गुंडा एक्ट की जरूरत थी, ना ही यहाँ पर अशांति है, फिर इसको क्यों लाया गया? तो लोगों का कहना है ये सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि हम लोग विरोध ना कर सकें, और जो नेता, जो समाज से भी हमारे हक के लिए लड़ते हैं वह क्या हो सके, खड़े ना हो सके, उनको डराया जा सके, धमकाया जा सके। तो कुल मिलाकर वह जो एंटी गुंडा एक्ट है उसको इस रूप में देखते हैं कि वह उनके दमन का एक हथियार बनाया गया है, और इससे क्या होगा, लोकप्रिय नेताओं पर नियंत्रण लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बीफ है उस पर बैन लगाया गया है। प्रशासक का कहना है इससे पशु सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोग कहना है ये तो उनकी संस्कृति का हस्तक्षेप है, वह बीफ खाते आए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुछ चीज। इसके अलावा कोविड संबंधी जो नियमों में उन्होंने परिवर्तन किया, वो प्रशासक बने, उसके बाद जो है कि जो वहां पर पहले जैसे आप जाते उनके पहले तो वहां पर आपको क्वारंटीन होना पड़ता, आपके नेगेटिव टेस्ट लाना होता, और उसके बाद आपको 14 दिन क्वारंटीन रहना होता, फिर आप घूम सकते थे। जब यहाँ पर फुल पटेल जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वहां पर कोविड के केसेस बढ़ने लगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कुछ दिन पहले वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट थी कोविड की वह इंडिया में सबसे ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि इससे पहले वहां पर कोविड पहुंचा ही नहीं था। तो उनका कहना है कि यह जो नियमों में छेड़छाड़ किया जा रहा है उससे यहाँ पर कोविड का जो है कि संक्रमण बढ़ा है, और वहां पर पॉजिटिविटी रेट इसकी बढ़ी है। इसके अलावा वहां पे जो है कि कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं जिससे वहां पर जो रहने कोस्टल एरिया पर रहने वाले लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा मछली पकड़ने वाली जो नाव है उस पर यह कहा गया है कि सरकारी अफसर तैनात होंगे जो कि क्या करेंगे, निगरानी कर सके। तो लोग कह रहे हैं इससे तो हमारी हर गतिविधि पर आप नजर रखने का प्रयास कर रहे हैं, हमको हर तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक नियम यह भी लाया गया है कि लोगों को खुद अब क्या करना होगा, नारियल के खोल और नारियल के पत्ते, नारियल की भूसी आदि प्रकार के जो भी कचरे होते हैं, जो कचरा निकलता हुआ है उसको खुद डिस्पोज करना होगा। अर्थात सफाई के नाम पर उन्होंने कहा कि ऐसे नियम बना दिए गए हैं जो कि वहां के लोगों के व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको कूड़ा करकट पहले से ही देखने को नहीं मिलेगा। तो कूड़ा करकट की जो खुद डिस्पोज करने की व्यवस्था है वह उन राज्यों में व्यवहारिक जहां पर कूड़ा करकट ज्यादा है, वह लोग तो पहले ही से जानते हैं अगर वहां कूड़ा करकट होगा तो पहले से ही वहां पर कोई नहीं आएगा, इस चीज की जरूरत उन लोगों को नहीं लगती। इन सभी चीजों पर जो है कि 93 जो है कि नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विकास के नाम पर कहा है कि जो भी यहां पर हो रहा है वो विकास के नाम पर जो हो रहा है वह परेशान करने वाला है, वो विकास नहीं है, यहाँ के लोगों का दमन है। लक्षद्वीप के पूर्व प्रशासक जो है कि वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा है यह विकास नहीं है या विनाश है। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो समीक्षकों ने कई आर्टिकल लिखकर यह बात कहा है कि जो इस समय हो रहा है उस पर जो है कि ध्यान देने की जरूरत है। एक अगर वहां के प्रशासक के पास शक्ति है और वो सभी निर्णय ले भी रहे हैं तो भी उनको मिल बैठकर वहां के लोगों की, वहां की संस्कृति, वहां के नेताओं और वहां के जो पूरी जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए, ना कि डिसीजन थोपने चाहिए। यह वो समय नहीं है जबकि हम निर्णय सुना दिया करते थे, यह वह समय है जब हम बातचीत करके एक संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारी पंचायती व्यवस्था भी एक प्रमुख अंग है, उसको बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि यहाँ के लोग किन बातों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किन चीजों को लेकर वहां पर तनाव है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।